जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मेक स्टडी इजी में। तो आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले आइए एक मोटिवेशनल कोट पर ध्यान देते हैं। ग्रेट थिंग्स नेवर कम्स फ्रॉम योर कंफर्ट जोन। हर वो महानतम चीज़ जो आपको अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए चाहिए वो कभी भी आपके कंफर्ट जोन से नहीं आ सकती। उसके लिए आपको अपने आप को पुश करना पड़ेगा अपने कंफर्ट जोन से। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है ये हमारी क्लास 12th की फ्लेमिंगो बुक की चैप्टर 2 है, जिसका नाम है द लॉस्ट स्प्रिंग, जिसको लिखा है एनीस जंग ने। और ये जो बुक है, ये जो चैप्टर है, ये उनकी एक बुक से लिया गया है जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरी ऑफ द स्टोलन चाइल्डहुड। तो इस कहानी की शुरुआत में नैरेटर हमें बताती हैं कि एक साहिब नाम का एक बच्चा है जो कि रैक पिकिंग करता है, यानी कि कूड़ा कचरा बीनता है। वो उस बच्चे से रोज़ाना अक्सर करके मिल जाया करती हैं। वो उस बच्चे को कूड़ा बीनते हुए अक्सर देखा करती हैं। और इस कहानी के दो मेन कैरेक्टर्स हैं, साहिब और मुकेश। ये कहानी हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं साहिब की। साहिब का पूरा नाम साहिब आलम है, जिसका मतलब होता है लॉर्ड्स ऑफ यूनिवर्स। साहिब ढाका बांग्लादेश से आया हुआ है और लगभग वो अपनी सारी पुरानी यादें भूल चुका है। अपने घर के बारे में जितनी भी उसको यादें थीं वो सबको भूल चुका है। जिस तरीके से साहिब के नाम का मतलब है लॉर्ड्स ऑफ यूनिवर्स, पर साहिब को अपने नाम का मतलब तक नहीं मालूम। साहिब अपने दोस्तों के साथ रोज़ाना कचरा बीनने के लिए जाता है सुबह सुबह। उनमें से काफ़ियों के पास चप्पलें नहीं हैं, काफ़ियों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं। उनमें से काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जाते और ना ही उनके पास आसपास कोई गवर्नमेंट स्कूल है। ये सभी बच्चे सुबह सुबह कचरा बीनने के लिए जाते हैं और दोपहर तक एकदम गायब हो जाते हैं। ये लोग सीमापुरी, जो कि दिल्ली के अंदर है, ये 1971 में बांग्लादेश से सीमापुरी में आ गए थे। और इनके पास ना तो कोई परमिट है और ना ही कोई आइडेंटिटी कार्ड। अगर इनके पास कुछ है तो वो केवल इनका राशन कार्ड है, जिसके माध्यम से इनको इनके लिए राशन मिल जाता है, जिससे ये अपने परिवार का गुजारा कर लेते हैं। उनकी जो हालत थी वो ठीक ठाक ख़राब थी और वहाँ की जो औरतें थी उनकी साड़ियाँ काफ़ी फटी हुई थी, काफ़ी पुरानी साड़ी थी। उनके जो घर थे वो मिट्टी के घर थे और उनकी घरों के ऊपर टिन की छत लगी थी। बात करें सीमापुरी, सीमापुरी बहुत ही अनडेवलप्ड इलाका है। ना तो वहाँ पर नाली की कोई अच्छी व्यवस्था है, ना ही वहाँ पर पानी की कोई सिस्टम है। और एक एस्टीमेट 30 सालों से लगभग 10,000 से ज़्यादा कूड़ा बीनने वाले, जिनको हम रैक पिकर्स बोलते हैं, वो वहाँ पर रह रहे होते हैं। और जब ऐसे बच्चे बड़े होते हैं तो उच्च शिक्षा के अभाव में इनका जीवन काटना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इन्हें जीवन में कई सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है और मजबूरन मजबूरन इन्हें अपने माँ बाप के साथ, अपने माता पिता के साथ रैक पिकिंग करनी पड़ती है। पर ये जब छोटे होते हैं, ये इनके लिए काफ़ी कमाल की, काफ़ी वंडर की चीज़ होती है, क्योंकि कभी कभी कूड़ा बीनते हुए इन्हें कभी चांदी का सिक्का तो कभी सोने का सिक्का मिल जाया करता था। और ये अभी उसमें काफ़ी इंटरेस्ट भी ले रहे थे, क्योंकि इन्हें कई कई तरह की चीज़ें मिल जाया करती थी। पर अगर हम बड़ों की बात करें तो वो इनके लिए केवल एक जीवन गुजारने का, जीवन बिताने का एक ज़रिया है। सीमापुरी के जितने भी लोग हैं, अगर उनके जीने का अगर कोई ज़रिया है तो वो कचरा बीनना ही है, जिससे वो अपने परिवार का, अपने जितने भी मेंबर्स हैं फैमिली के, उन सबका जो गुजारा करते हैं वो कूड़ा बीनने के माध्यम से ही कर पाते हैं। एक सुबह साहिब नैरेटर को क्लब के गेट पर मिलता है, जहाँ पर दो बच्चे वाइट ड्रेस पहनकर टेनिस खेल रहे थे। और उन दोनों बच्चों ने काफ़ी अच्छे, काफ़ी महंगे स्पोर्ट्स शूज़ पहन रखे थे और पास ही खड़े साहिब ने भी स्पोर्ट्स शूज़ पहन रखे थे। पर वो स्पोर्ट्स शूज़ एक अमीर बच्चे के थे, जिसने उसे त्याग दिया था क्योंकि उसमें एक होल हो गया था। पर साहिब के लिए वो सब स्पोर्ट्स शूज़ किसी सपने के जैसे, सच होने के जैसे थे, क्योंकि साहिब के पास पहनने के लिए चप्पल तक भी नहीं थी। फिर साहिब एक टी स्टॉल पर काम करने लग जाता है, जहाँ पर उसे 800 रुपये महीना प्लस 2 टाइम का खाना मिल जाया करता था। साहिब इन सबसे खुश तो था, पर वो कैनिस्टर जो उसके मालिक ने उसको दिया था चाय सप्लाई करने के लिए, वो उसे अपने रैक पिकिंग बैग से भी
भारी लगता है, क्योंकि जब वो रैक पिकिंग करता था तो वो अपने खुद का मालिक था। वो जहाँ मर्जी जा सकता था, जो मर्जी उठा सकता था, जहाँ पे मर्जी है वहाँ पे रैक पिकिंग कर सकता था। पर अब वो अपना मालिक नहीं रहा, क्योंकि वो जो कैनिस्टर था वो टी स्टॉल के मालिक उसके मालिक का था। ये तो थी साहिब की कहानी। अब बात करते हैं मुकेश की, जो एक फिरोजाबाद में रहता है और वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। पर मुकेश का ये सपना एक मिराज की तरह है, जिसका मुमकिन हो पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। वो एक धूल भरी गली में रहता है और फिरोजाबाद बैंगल्स बनाने के लिए काफ़ी मशहूर है, जहाँ पर हर एक दूसरा घर छोड़कर लोग वहाँ पर बैंगल इंडस्ट्री में लगे हुए थे बैंगल्स बनाने के लिए। एक एस्टिमेट तरीके से फिरोजाबाद में लगभग 20,000 बच्चे गैरकानूनी तरीके से हाई टेम्परेचर ग्लासेस इंडस्ट्रीज में काम करते थे और बदबूदार गलियों में रहते थे, जहाँ पर अक्सर करके कूड़ा कचरा फैला हुआ होता है, जिनके मकान भी झोपड़ियों की तरह हैं और जिनकी आधी दीवारें गिर चुकी होती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बुजुर्ग रहते हैं वो भी इन्हीं इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं और काम करते रहे होंगे। इसी वजह से वो काफ़ी अब भी गरीब हैं। उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो अपने घर को रेनोवेट करा सकें। उनके घर काफ़ी छोटे भी होते हैं और यहाँ पर इंसान और जानवर दोनों साथ रहते हैं। जानवर इसीलिए साथ रहते हैं क्योंकि जानवरों को रखने के लिए इनके पास कोई अलग से जगह नहीं होती थी और ना ही इतना बड़ा घर होता था। इस वजह से इन्हें जानवरों को अपने पास रखना पड़ता था और इसीलिए जानवर और इंसान दोनों साथ रहते थे। इनके माँ बाप इनको इस अच्छे स्कूल में नहीं भेज पाते थे, इसी वजह से इन्हें ग्लास फर्नेस में काम करना पड़ता था। और मुकेश भी एक ऐसी फैमिली से है जो कि एक बार उसकी दादी के सामने उसके जो दादाजी थे वो अंधे हो गए थे, क्योंकि बैंगल्स बनाते वक्त गर्म कांच का एक टुकड़ा उनकी आँख में चला जाता है और वो अंधे हो जाते हैं। पर इसके बावजूद वो सब लोग इस काम को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि जो काम है वो भगवान की देन है और उन्हें इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए। इंडिया में जो बैंगल्स हैं उनके एक खास मान्यता दी गई है। इंडिया में जो कि सुहागन औरत होती हैं वो बैंगल्स को पहनती हैं और उन्हें उनके सुहाग की एक निशानी मानी जाती है। फिरोज़ाबाद टाइम के साथ काफ़ी कम चेंज हुआ है, क्योंकि वहाँ का जो यूथ है उसके अक्सर ज़्यादातर सपने टूट चुके होते हैं और वो भी इस बैंगल मेकिंग इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे होते हैं और अपने पूरे जीवन, अपना पूरा बचपन को, जितना भी उनका बचपन है उस सबको बर्बाद कर रहे होते हैं। फिरोज़ाबाद के जो लोग होते हैं वो अपने आप को एक कोऑपरेटिव के रूप में स्टैब्लिश नहीं कर पाते। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो बिचौलिए होते हैं वो इनको एक्सप्लॉइट करते हैं और ये बहुत ज़्यादा गरीब भी होते हैं, जिसके कारण से इनको मनी लेंडर से पैसे लेने पड़ते हैं। और जब ये लोग उनको पैसे नहीं दे पाते टाइम पर, तो इसलिए उनको पुलिस, जो कि इनको मदद करनी चाहिए, उल्टा इनको थ्रेट करती है, इनको परेशान करती है, इनको प्रताड़ित करती है। पर ये गरीबी के एक ऐसे राउंड में फंस जाते हैं जहाँ पे ये कभी बाहर ही नहीं निकल पाते उस चीज़ से। लेकिन मुकेश के साथ ऐसा नहीं था। मुकेश के ड्रीम्स काफ़ी अलग हैं। एक बार नैरेटर मुकेश से पूछती है, क्या तुम एरोप्लेन उड़ाना चाहते हो? तो नैरेटर को जवाब देते हैं मुकेश कि नहीं, मैं ऐसी एरोप्लेन नहीं उड़ाना चाहता, क्योंकि मैं तो केवल वही कार चलाना चाहता हूँ जो फिरोज़ाबाद की सड़कों पर चलती हैं। नैरेटर मुकेश से ऐसा क्वेश्चन इसीलिए पूछती है क्योंकि फिरोज़ाबाद से कई एरोप्लेन उड़ा करते थे। फ्रेंड्स, नैरेटर ने चैप्टर का नाम द लॉस्ट स्प्रिंग इसीलिए लिखा क्योंकि जो स्प्रिंग है, जो उसकी ऋतु होती है, वो काफ़ी हद तक अच्छी होती है, काफ़ी प्लीजेंट होती है और एक ये ऐसा मौसम होता है जिसको हम बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। तो अनीश जंग ने चाइल्डहुड को स्प्रिंग से कंपेयर करा है, जिसको हम बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। पर मुकेश और साहिब जैसे जो बच्चे होते हैं, इनको कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती। इसी वजह से इन बच्चों को अपना जो जीवन है वो कूड़े के ढेर पर पूरा जीवन उसी पे बिताना पड़ता है। ऐसे बच्चों का ना तो अतीत होता है, ना वर्तमान होता है और ना ही भविष्य होता है। तो इसीलिए इस चैप्टर का जो नाम रखा गया है वो रखा गया है द लॉस्ट स्प्रिंग। तो दोस्तों, इस चैप्टर में भी इतना ही। तो दोस्तों, इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनकी प्रोबेबिलिटी एग्ज़ाम में आने की काफ़ी हद तक ज़्यादा होती है, वो सभी क्वेश्चंस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दिया जाएगा, उसमें मिल जाएंगे। तो मेक श्योर आप उनको जाकर देखें, उनकी प्रैक्टिस करें। और दोस्तों, आप हमें अपना इम्पोर्टेंट प्रीशियस फीडबैक ज़रूर दें। हमें कमेंट में करके बताएं कि आपको हम
किस तरीके से और अच्छा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अपने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फीडबैक हमें बताएं, ताकि हम उनमें इम्प्रूवमेंट कर कर आप तक बेस्ट चीज़ लेके आ सकें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आई होप आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि आपके एक शेयर से किसी ऐसे बच्चे की मदद हो सकती है जिसको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत हो। थैंक्स।